सोचो एक ऐसा हुक्मरान जो अपने दुश्मनों को कत्ल करने के बाद उन्हें जिंदा बैम्बू पर चुभवा देता था और फिर उनकी चीखों से अपनी फौज को हौसला देता था। ये शख्सियत इतनी खौफनाक थी कि यूरोप उसे विलाड द इम्पेलर के नाम से याद करता है और दुनिया आज भी उसे ड्रैक्युला के नाम से जानती है। लेकिन असल सवाल ये है कि ड्रैक्युला असल में कौन था? क्या वो सिर्फ एक अफसाना है या एक हकीकी इंसान जो सुल्तान महमद फातह के दौर में जीता था? आज की वीडियो में हम आपको ले चलेंगे उस शख्सियत की मुकम्मल तारीख की तरफ, जहां एक तरफ ऑटोमन सुल्तान महमद फातेह अपने फुतूहात से यूरोप को हिला रहा था और दूसरी तरफ एक छोटी सी रियासत का हुक्मरान अपनी शिद्दत और जुल्म से दुश्मनों के दिल में खौफ बिठाता था। ये कहानी है विलाड थर्ड ड्रैक्युला की। एक हुक्मरान, एक कातिल और एक ऐसा नाम जो तारीख के साथ साथ अफसानों में भी हमेशा जिंदा रहेगा। विलाट का असल नाम था विलाड थर्ड। उसका ताल्लुक एक मशहूर खानदान से था जिसे हाउस ऑफ ड्रैक्युलिस्टी कहा जाता था। इस ड्रैक्युलिस्टी लफ्ज का ही मतलब बाद में ड्रैक्युला बना। उसका वालिद विलाट सेकंड ड्रैकुल वलाचिया का हुक्मरान था। वलाचिया एक छोटी सी रियासत थी जो आज के रोमेनिया का हिस्सा है। ड्रैकुल का मतलब होता है ड्रैगन, और विलाट के वालिद ने अपना ये लक़ब इसलिए रखा क्योंकि वो एक यूरोपियन ऑर्डर ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन का मेंबर था जो क्रिश्चियनिटी को बचाने के लिए बनी थी। जब विलाड अभी बचपन में था, उसका वालिद सियासी प्रेशर के जरिए उसे और उसके भाई को ऑटोमन सुल्तान मुराद सेकंड के हवाले कर देता है। यानी वो दोनों हॉस्टेज के तौर पर ऑटोमन कोर्ट में रहते हैं। यहाँ से विलाड का बचपन एक अजीब मिक्सचर बन जाता है। एक तरफ वो ऑटोमन रिवायत, जुबान और पॉलिटिक्स को समझता है और दूसरी तरफ अपने दिल में उनसे नफरत पैदा करता है जो बाद में उसकी शिद्दत का हिस्सा बन जाती है। ऑटोमन कोर्ट में गुजरे हुए ये साल उसकी शख्सियत को सख्त, नफरत से भरा और जंगजू बनाने वाले थे। इसी दौर में उसने देखा कि ताकत सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि खौफ से भी कायम होती है। अपने वालिद की मौत के बाद वलाचिया एक जंग का मैदान बन गया। यहाँ पर हमेशा दो ताकतों का दबाव रहता था। ऑटोमन एम्पायर, जो अपनी हुकूमत का असर बरकरार रखना चाहता था। हंगरी, जो ऑटोमन्स के खिलाफ वलाचिया को अपने साथ देखना चाहता था। विलाड के लिए हुक्मरानी हासिल करना आसान काम नहीं था। उसकी फैमिली के अंदर भी राइवलरीज थीं। उसका भाई रादू, जो ज्यादा ऑटोमन फ्रेंडली था, उसका बड़ा कंपेटिटर था। मगर विलाड ने अपनी सियासत और जुल्म दोनों का इस्तेमाल करके 1456 में वलाचिया का हुक्मरान बनने का दावा किया। उसने अपने दुश्मनों को दोस्ती का झांसा दिया और जब वक्त आया तो उन्हें खत्म कर दिया। पावर हासिल करने के बाद उसने फौरन अपना राज एस्टैब्लिश करने के लिए एक खौफनाक तरीका अपनाया। दुश्मनों को कत्ल करना और उनके जिस्म बैम्बू पर घोंप कर सबके सामने लगा देना। ये सिर्फ सजा नहीं थी, बल्कि एक वार्निंग थी उन सब के लिए जो उसके खिलाफ खड़े होने का सोच भी सकते थे। इस तरह कुछ ही सालों में वलाचिया का नाम यूरोप में एक ऐसे इलाके के तौर पर मशहूर हो गया जहां के हुक्मरान का नाम सुनकर लोग कांपते थे। और यहां से शुरू होती है उसकी वो खौफनाक शोहरत जो उसे दी इम्पेलर बनाती है। विलाड की हुकूमत को सबसे ज्यादा मशहूर बनाने वाली चीज थी उसका जुल्म और उसके सजा देने का तरीका। वो अपने दुश्मनों को मारने के लिए इम्पेलिंग का तरीका इस्तेमाल करता था। यानी एक लंबी तीखी बैम्बू या खंबा जिस्म के आर पार घोंप दिया जाता और इंसान धीरे धीरे दर्दनाक मौत मरता। ये मंजर इतना खौफनाक होता कि लोग दूर से देखकर ही कांप जाते। मगर विलाड के लिए ये सिर्फ सजा नहीं थी, ये उसकी सियासत थी। वह चाहता था कि उसके दुश्मन और रियाया दोनों समझ जाएं कि वलाचिया में उसके खिलाफ उठना मौत को दावत देने के बराबर है। तारीख लिखती है कि उसने हजारों लोगों को इस तरीके से कत्ल करवाया। छोटे चोर से लेकर बड़े अमीर तक, जो भी उसकी बात ना मानता वो खंबे पर चढ़ा दिया जाता। कुछ वाकयात में तो उसने पूरी की पूरी फौज या गांव के गांव लोगों को इम्पेल करवाया। इस वजह से यूरोप के लोग उसे विलाड दी पेस कहने लगे, जिसका मतलब है विलाड दी इम्पेलर। जबकि वलाचिया के कुछ लोग अभी भी उसे एक कहरामान समझते थे, क्योंकि वो अंदरूनी चोरों और गद्दारों को भी इसी तरीके से सजा देता था। उनके नज़दीक वो इंसाफ के लिए सख्ती कर रहा था, मगर बाकी दुनिया के लिए वो एक खौफ का पैगाम बन गया। जब सुल्तान महमद फातेह ने कॉन्स्टेंटिनोपल फतह किया और अपनी ताकत यूरोप तक बढ़ाई, तो वलाचिया उसके लिए एक छोटी सी रियासत थी जो असल में ऑटोमन सुल्तान की रियाया थी। वलाचिया के हुक्मरान को हर साल सुल्तान को खराज यानी टैक्स या ट्रिब्यूट देना पड़ता था। विलाड भी शुरू में ये खराज देता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसने बगावत कर दी। उसने महमद फातेह को मना कर दिया और ऑटोमन फौजियों पर हमले शुरू कर दिए।
सबसे मशहूर वाकया 1962 का नाइट अटैक है। विलाड ने रात के अंधेरे में अपनी फौज के साथ महमद की फौज पर अचानक हमला किया। उनका मकसद था कि सुल्तान को कत्ल कर दिया जाए। रात के अंधेरे में हर तरफ आग, चीखें और तलवारों की चमक थी, मगर सुल्तान महमद बच गया। उसने अपनी फौज को संभाल लिया और आखिरकार विलाड को पीछे हटना पड़ा। जब महमद ने वलाचिया में कदम रखा तो उसने एक मंजर देखा जो तारीख में हमेशा के लिए लिखा गया। हजारों ऑटोमन फौजी और गद्दार बैम्बू पर चुभे हुए थे। ये इतना खौफनाक मंजर था कि महमद की फौज भी कुछ वक्त के लिए रुक गई। मगर महमद एक अजीम सुल्तान था। उसने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की और वलाचिया को कंट्रोल करने के लिए विलाट के भाई रादू को हुक्मरान बनाया, जो ऑटोमन सुल्तान का वफादार था। इस तरह विलाट अपनी रियासत से भागकर पहाड़ और जंगलों में छुप गया और उसकी ताकत धीरे धीरे टूटने लगी। विलाट की बगावत और जुल्म ने उसके अपने दुश्मनों की तादाद बढ़ा दी थी। एक तरफ ऑटोमन एम्पायर उसे दबाना चाहता था और दूसरी तरफ हंगरी के हुक्मरान भी उस पर भरोसा नहीं करते थे। जंग में शिकस्त और अपनी फौज का टूटना विलाट को अपने ही इलाके में तन्हा कर गया। 1962 के बाद उसका भाई रादू वलाचिया का हुक्मरान बन गया, जो ऑटोमन सुल्तान महमद फातेह का वफादार था। विलाट को हंगरी की तरफ भागना पड़ा, जहां उसे कुछ अरसे तक कैद भी किया गया, मगर उसने हार नहीं मानी। 1976 में उसने दोबारा वलाचिया की गद्दी हासिल करने की कोशिश की और कुछ वक्त के लिए वापस हुक्मरान भी बना, लेकिन यह हुकूमत ज्यादा देर तक ना चल सकी। उसी साल एक जंग में, जो ऑटोमन और उसके अपने दुश्मनों के खिलाफ थी, विलाड ड्रैक्युला कत्ल कर दिया गया। कुछ रिवायत कहती हैं कि उसका सर काटकर सुल्तान महमद को भेजा गया और कुछ कहने वाले हैं कि उसकी लाश एक गुप्त कब्र में दफन की गई। उसकी मौत भी उसी तरह राज और खौफ में घिरी रही जैसे उसकी जिंदगी थी। विलाट की मौत के बाद भी उसका नाम खौफ और अफसाने का हिस्सा बना रहा। वलाचिया के कुछ लोगों के लिए वो एक कहरामान था, जो चोरों और गद्दारों को सख्त सजा देता था और अपनी जमीन को दुश्मनों से बचाता था। मगर यूरोप के लिए वो एक दरिंदा हुक्मरान था, जो हजारों लोगों को बैम्बू पर घोंपकर उनकी मौत का तमाशा बनाता था। सदियों बाद 19वीं सेंचुरी में एक आयरिश नॉवेल निगार ब्राम स्टोकर ने अपना मशहूर नॉवेल ड्रैक्युला 1897 लिखा। इस नॉवेल का सेंट्रल कैरेक्टर एक खून चूसने वाला वैम्पायर था, जिसका नाम उसने विलाट के खानदान से लिया, ड्रैक्युला। ब्राम स्टोकर के नॉवेल ने दुनिया भर में विलाट की तस्वीर एक खौफनाक वैम्पायर के तौर पर मशहूर कर दी। लोग उसके जुल्म और अफसाने को खून चूसने वाले इंसान के रूप में याद करने लगे। आज भी रोमानिया में उसके किले, उसकी कहानियां और उसके आसपास के अफसाने लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। टूरिस्ट उन जगहों का रुख करते हैं जहां कहा जाता है कि विलाट रहता था, खासकर ब्रायन कासल, जिसे लोग ड्रैक्युला का किला कहते हैं। इस तरह विलाट एक इंसानी हुक्मरान से ज्यादा एक दास्तान और अफसानवी शख्सियत बन गया। विलाट ड्रैक्युला की कहानी एक ऐसे हुक्मरान की कहानी है जिसे तारीख दोनों चेहरों से याद करती है। एक तरफ वो अपने लोगों के लिए चोरों, गद्दारों और दुश्मनों को खत्म करने वाला कहरामान था। दूसरी तरफ वो यूरोप के लिए एक जुल्म का पैगाम था, जिसका नाम सुनकर लोग कांपते थे। उसकी जिंदगी और मौत ने यह साबित कर दिया कि ताकत सिर्फ तलवार या तादाद से नहीं बनती, बल्कि खौफ भी एक ऐसी हथियार है जो सदियों तक लोगों के जहनों में जिंदा रहता है। और जब महमद फातेह जैसे अजीम सुल्तान का दौर लिखा जाता है, तो उसके दुश्मनों की लिस्ट में एक नाम हमेशा सामने आता है, विलाड थर्ड द इम्पेलर, यानी ड्रैक्युला। आज भी दुनिया उसे एक इंसान के तौर पर नहीं, बल्कि एक अफसाना, एक खौफ और एक दास्तान के तौर पर याद करती है।